अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई वकास भी खैर खैरियत से हूँ। मैंने कहा आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कस करूँ जो इमिग्रेशन की रिसेंटली चेंजेस हुई हैं, ख़ास तौर पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बारे में जो चेंजेस की गई हैं कनाडा के अंदर, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज। जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। उसमें एक जो मेजर चेंज हुआ है वो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस रखती हैं, जिसमें आपकी यानी फील्ड ऑफ स्टडी की रिक्वायरमेंट रखती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ऐसे होता है कि जो भी स्टूडेंट कनाडा में आता है, जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसको एक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जिसकी बेस पे वो काम करता है यहाँ पे, एक्सपीरियंस हासिल करता है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, और उसकी बेस पे फिर वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करता है और इस तरह से फिर सिटीजनशिप की तरफ जाता है। यही एक रूट था स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में आते थे यहाँ पे सेटल होने के लिए। तो अब उसमें उन्होंने बड़ी मेजर चेंजेस की हैं कई लोगों के लिए, लेकिन अभी भी कई चीज़ें वैसे ही हैं जैसे पहले की हैं। तो जो चेंजेस हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा-सा जो रिसेंटली जो पीछे कनाडा की इमिग्रेशन आती जा रही है और पॉलिसी कैसे चेंज हुई है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो आइए जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें यहाँ कनाडा में टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन क्या हैं। एक तो होती है सीधी-सीधी इकोनॉमिक इमिग्रेशन पाथवेज़, जिसमें एक एक्सप्रेस एंट्री है। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फिर आ जाता है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है कनाडा के अंदर। अगर आपका एक्सपीरियंस है कनाडा में जॉब करने का, तो उसकी बेस पे आप आते हैं। तीसरा है फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। ट्रेड्स क्या होते हैं? स्किल्ड ट्रेड्स होते हैं जिस तरह वेल्डर हो गया, मैकेनिक हो गया या इलेक्ट्रिशियन हो गया। ये स्किल्ड ट्रेड्स हैं जिनमें आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है और लाइसेंस चाहिए होता है काम करने के लिए, ये वाले। तो ये 3 फ़ील्ड्स हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आती हैं। मैं वैसे यहाँ पर जब आया था तो मैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के बेस पे आया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दुनिया अब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास पे आती है। उसके बाद एक आ जाती है इकोनॉमिक इमिग्रेशन पाथवेज में प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। अच्छा, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो है ये एक ओपन प्रोग्राम है। इसमें यानी आप अगर कनाडा में आते हैं तो आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो है इसमें भी आप सेटल कहीं भी हो सकते हैं, पर ये होता बेसिकली प्रोविंसेस की बेस पे है। हर प्रोविंस का अपना अपना यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोग्राम चलता है। हर प्रोविंस की अपनी वेबसाइट है, उस पे जाके आप इमिग्रेशन का प्रोग्राम उनका देख सकते हैं। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी होती हैं। कई प्रोविंसेस जो हैं वो डिमांड करते हैं कि आपको जॉब ऑफर हो मिली हो प्रोविंस से, तो उसकी बेस पे आपको देते हैं, लेकिन कुछ प्रोविंसेस नहीं देते। जिस तरह सस्कैचुअन का जो प्रोग्राम था उस पे रिसेंटली मुझे याद है पिछले 1-2 साल काफ़ी दुनिया उसकी बेस पे आई है। वो सस्कैचुअन आते हैं। अच्छा, उसमें होता ये है कि आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम से अगर आए तो जिस प्रोविंस में ने आपको नॉमिनेट किया है उसमें आपने जाना है और वहाँ पर आपको रहना है। रिक्वायरमेंट होती है कि 3 साल के लिए, लेकिन यूजुअली लोग अगर वहाँ पे उनको जॉब ना मिल रही हो शुरू में 2-3 महीने बाद, तो वो प्रोविंस को ईमेल करके कह सकते हैं कि जी मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो मैं कहीं और ट्राई करना चाहता हूँ, तो मिल जाती है इजाज़त कि वो मूव कर सकते हैं दूसरे प्रोविंस में। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मूव करके आ जाते हैं ये इधर टोरंटो वाली साइड पे ओंटारियो में, या फिर वैंकूवर की साइड पे चले जाते हैं, या कहीं और जहाँ पे भी उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो। तो ये है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, अगर प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर देता है तो आपको फौरन 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह से काम चलता है। आपको शुरू में एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, उसमें आपको एक स्कोर मिल जाता है। उस स्कोर की बेस पे आपकी इमिग्रेशन होती है कि आपका कितना स्कोर है। जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। इस वक्त जो मिनिमम लास्ट जो आया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, ये राउंड्स ऑफ इनविटेशन होते हैं। पहले हम आ जाते हैं जी फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। अच्छा, ये तो आ गए जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन पाथवेज हैं। उसके बाद है फैमिली स्पॉन्सरशिप। फैमिली स्पॉन्सरशिप में होता है जो अगर आपकी शादी हुई है इधर कनाडा आने के बाद, आपने वहाँ पाकिस्तान जाके शादी की है, तो आप अपनी स्पाउस को कॉमन लॉ पार्टनर तो नहीं हमारा होता पाकिस्तान में या इंडिया में या उन जगहों पे, और कॉमन लॉ पार्टनर भी, ये कॉन्जुगल पार्टनर उसको
एक किस्म का स्पाउस का दर्जा ही देते हैं। तो या फिर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको स्पॉन्सर आप कर सकते हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में। इसके बाद जो आ जाता है टेम्परेरी टेम्परेरी रेजिडेंट प्रोग्राम जो है, ये तो सिंपल सा आपका जो विजिटर वीज़ा होता है, जो 6 महीने के लिए आप आ सकते हैं और 6 महीने यहाँ पे आप ठहर सकते हैं। तो ये तो सिंपल विजिटर वीज़ा है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो करने की अभी पिछले 2 साल काफ़ी इस पे चला था। जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स आते थे वो यहाँ पे आके उनको इजाज़त थी कि वो यहाँ पे आके जॉब ढूंढने, और जॉब अगर उनको मिल जाती थी तो उनको वर्क परमिट मिल जाता था प्रॉपर, और वो रह सकते थे यहाँ पे। वो अभी इन्होंने रिसेंटली वो भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राउंड ऑफ इनविटेशन पिछले 2 साल में जो हुए हैं, आप ये देखें कि हर ये डिफरेंट कैटेगरीज के हुए हैं। आज से 4-5 साल पहले जो राउंड ऑफ इनविटेशन होते थे, वो हर 2 हफ्ते बाद एक होता था, और वो जनरल होता था, वो सारों के लिए। उसमें हर किस्म की कैटेगरी के लोग होते थे, जिसने अपनी प्रोफाइल बनाई है वो सब भी उसके अंदर शामिल होते थे। तो वो हर 2 हफ्ते बाद होता था, और उसमें स्कोर भी 450 के करीब होता था। अब तो 500 से ऊपर चला गया। ये देख सकते हैं आप, जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का लास्ट हुआ है 19 सितंबर को, उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ये काफ़ी चेंजेस कर रहे थे बीच में, जिस वजह से अभी तक तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हो गए, ज़्यादा हो गया बल्कि। और अभी तक कोई नया राउंड ऑफ इनविटेशन नहीं हुआ। राउंड ऑफ इनविटेशन ये होता है कि इसमें जब जो आपने जो प्रोफाइल बनाई होती है, आपका स्कोर है, उसमें बहुत सारी दुनिया दुनिया भर से लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई होती हैं, उन सबका स्कोर होता है बीच में, वो एक पूल में डाला होता है उन्होंने। और हर पहले तो 2-2 हफ्ते बाद होता था, अब तो हफ्ते में 2-2 3-3 दफा मैं देख रहा हूँ हो रहा है। तो उसमें वो जो भी कैटेगरी के लोग उनको चाहिए होते हैं, जिस तरह यहाँ पे आप देखिए कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लोग उनको चाहिए थे 19 तारीख को, तो उन्होंने 4,000 लोगों को बुलाया। अब जो टॉप के 4,000 लोग होंगे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, उन सबको इनविटेशन चले जाएंगे। तो उसमें जो आखिरी स्कोर आया था टॉप के 4,000 लोगों में, उसका था जो जो भी होगा उसका 509 स्कोर होगा। तो इसी तरह आप देख रहे हैं और भी बहुत बहुत सारे। ये सारा है, मैं आपको उसमें थोड़ी सी और इसमें नीचे कमेंट्री सी हुई हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये था जी 2023-2024 का डेटा था। इसमें प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम जो था ना, पिछले 2 सालों में उन्होंने सबसे ज्यादा इसके राउंड्स हुए हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वो होते हैं जिन्होंने कोई कनाडा में पहले कभी एक्सपीरियंस हासिल किया होता है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी उनका एक्सपीरियंस था। वो टेम्पररी वर्कर के तौर पे थे यहाँ पे, और यहाँ से चले गए। या फिर जो स्टूडेंट्स भी आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलने के बाद, जो काम करते हैं, अगर 1-2 साल उन्होंने काम किया, तो वो भी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में ही आ जाते हैं, और वो उसकी बेस पे अप्लाई करते हैं। इसी तरह अच्छा, ये डोमिनेटेड था जी इन दो प्रोग्राम्स में। फिर जो पीएनपी राउंड्स थे, उनका स्कोर बहुत हाई होता है। उसकी वजह ये है कि जब भी आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलती है, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली जंप कर जाता है 600 पॉइंट्स से। अगर आपका नॉर्मल स्कोर 350 है, मिसाल के तौर पे, आपको किसी प्रोविंस ने नॉमिनेट कर दिया, तो आपका स्कोर फौरन जंप कर जाएगा 350 से 950 पे। तो आपको डेफिनेट होता है कि उसके बाद आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी, यानी आपको इनविटेशन आ जाएगी एटलीस्ट। उसके बाद आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है, तो वो रिव्यू होगी, अगर वो ठीक है सारा कुछ, तो वो कर देंगे आपको, आप इमिग्रेट करके आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद तो उन्होंने वही बताया, सीईसी जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, उसका स्कोर कम था, 500 की रेंज में था। अच्छा, throughout these years Canada also held occupation specific rounds, जिसमें मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑक्यूपेशंस का। अच्छा, इसमें हेल्थ केयर, स्टेम और ट्रेड ऑक्यूपेशंस, इनको स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। स्टेम होता है जी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की फील्ड्स जो होती हैं, उन लोगों को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया। और हेल्थ केयर का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेफिसिट चल रहा है डॉक्टर्स का, नर्सिंग का, और दूसरे भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनका, तो ये हेल्थ केयर को भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ट्रेड ऑक्यूपेशंस का भी यहाँ पे फुकदान चल रहा है थोड़ा सा। उसकी और भी वजूहात हैं यहाँ पे। असल में ट्रेड ऑक्यूपेशंस में सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो लेकिन इससे भी ज़्यादा हाई मिल जाती हैं कई दफ़ा लोगों को यूएस में, तो यूएस की तरफ भी लोग मूव कर जाते हैं। अच्छा, फ्रेंच लैंग्वेज का, क्योंकि इनका एक पूरा प्रोविंस है क्वेबेक, वो तो फ्रेंच लैंग्वेज का है, और उनका इमिग्रेशन प्रोग्राम अपना है। क्वेबेक से बाहर के जो लोग हैं, क्योंकि जो ये फेडरल, सॉरी, ये एक्सप्रेस एंट्री और ये जितने भी प्रोग्राम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये
क्वेबेक के अलावा बाकी सारे प्रोविंसेस के, क्वेबेक ने हर चीज़ अपनी स्पेशल रखी हुई है, तो उनका जो इमिग्रेशन प्रोग्राम भी है वो सेपरेट है कनाडा से पूरे। लेकिन आप अगर क्वेबेक के प्रोग्राम के थ्रू अगर आते हैं क्वेबेक में, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने वहीं पे रुकना है। लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम सेपरेट रखा हुआ है, वो इस चीज़ में नहीं है। अच्छा, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी राउंड्स जो थे वो इस वजह से हुए थे कि क्यूबेक से बाहर के जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर फ्रेंच की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है कई जगह पे, तो उसमें वो फिर फ्रेंच जो स्पीकिंग लोग होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, तो उसकी वजह से भी हुए थे। अच्छा जी। In terms of total invitation across all rounds, Canada invited thousands of candidates to apply for permanent residency. The exact total for this period was over 100,000. यानी इस पीरियड के अंदर, ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया पीरियड, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इसके थ्रू बुलाए। इसके अलावा भी और प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, उसमें आप उसमें आप कह लें रेफ्यूजी प्रोग्राम भी होगा, या और डिफरेंट किस्म के इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू यहाँ पे इमिग्रेशन होती है। अच्छा, uh, invitations issued through various targeted and general rounds reflecting Canada's continued commitment to meeting its high immigration targets. Obviously इनके targets बहुत high हैं immigration के, वो आगे वो भी आएंगे। So अब यहाँ से ये देखें, the Canadian government is currently making significant revisions to its immigration policy, especially concerning temporary residents and international students, while maintaining its overall goal of welcoming 485,000 to 500,000 permanent residents per year until 2026। अब पता नहीं उस वक्त तक ये गवर्नमेंट रहती है, यानी 2025 तक तो है ये गवर्नमेंट, उससे पहले भी ये जा सकती है। इनका यहाँ पे जरा हालात ऐसे ही चल रहे हैं, तो 2025 अगस्त तक तो हैं ये लोग, तो उस वक्त तो अपनी पॉलिसीज को चलाते रहेंगे। लेकिन अभी इस साल इन्होंने 4,85,000 लोगों को बुलाया, और अगले साल का इनका टारगेट है 5 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स का। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं, असल में इन्होंने एक टेम्पररी रेजिडेंट्स का एक प्रोग्राम, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम एक चल रहा था यहाँ पे पिछले 3 साल से 4 साल से, कोविड के दौरान शुरू हुआ था, और उसके बाद इन्होंने ये सोचा हुआ था कि 2025 मार्च तक इसको चलाएंगे, लेकिन ये इन्होंने अभी पिछले महीने सितंबर में आई थिंक इन्होंने ये रोक दिया, प्रोग्राम बंद कर दिया अचानक एक दिन। और उसकी वजह ये थी कि इसको मिसयूज बहुत ज्यादा लोगों ने किया। ये प्रोग्राम इस तरह था कि जो विजिट पर यहाँ आता है कनाडा में, वो आकर अप्लाई कर सकता है परमानेंट रेजिडेंसी, और सॉरी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं, वो अगर वो कोई बंदा यहाँ पे विजिट वीजा पर आता है और उसको यहाँ पे कोई जॉब मिल जाती है, वो अप्लाई करता है जॉब्स में और जॉब मिल जाती है, इजाजत थी, इन्होंने अप्लाई करने की इजाजत दी हुई थी, तो वो अपना उसको वर्क परमिट मिल जाएगा, और उसकी बेस पे वो यहाँ पे रह सकता है। तो इसको बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स थे, या ये जो एजेंट्स होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स या जो भी होते हैं, इन्होंने, कंसल्टेंट्स यूजुअली, उन्होंने इस चीज़ को बहुत मिसयूज़ किया। इसको इस पे इस तरह तक कर दिया कि जी हम जॉब ऑफर आपको देंगे, लेकिन आप हमें पैसे दें। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है जो इंडिया में रह रहा है या पाकिस्तान में रह रहा है, वो कहता है मैंने कनाडा आना है। अब उसके स्किल्स या क्वालिफिकेशन कोई खास उसकी है नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई बैठा हुआ एम्प्लॉयर वो कहता है उसको कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें काम करो, मैं तुम्हारा वीजा भी लगवाता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ बुला भी लेता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे आके तो जॉब ऑफर भी दे दूंगा, उसकी बेस पे तुम्हारी इमिग्रेशन हो जाएगी, लेकिन मुझे इतना पैसा चाहिए। अब उसमें वो डिफरेंट थे, कोई 20,000 मांगता था डॉलर, कोई 50,000 डॉलर मांगता था, कोई, यानी बहुत ज्यादा, कोई ज्यादा हाई प्रोफाइल कोई जॉब होती थी, वैसे तो होती नहीं थी, लेकिन अगर होती थी तो उसमें 60-70 हजार डॉलर तक चली जाती थी। लेकिन मुझे पता चला था किसी के बारे में कि उसने यहाँ तकरीबन कोई 18,000 डॉलर दे के, मेरा ख्याल है उसने इस तरह से ये काम किया था। तो ये मिस यूज हुआ था, जो गवर्नमेंट के जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो हासिल नहीं हो रहा था। ये बेसिकली तो लोगों की आसानी के लिए किया था, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो उस वक्त पता नहीं था कि क्या सिचुएशन होगी। लग रहा था कि शायद बहुत अरसा फ्लाइट्स बंद रहेंगी, लोग शायद वापस ना जा सकें, तो जो उस वक्त टेम्पररी आए हुए थे लोग, उनके लिए इन्होंने ये खोली थी चीज। लेकिन उसका इतना मिसयूज हुआ कि उनको बंद करना पड़ा, और लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा यहाँ पे शोर मचा। उसके वजह, अच्छा, स्टूडेंट्स का भी इस वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ। लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आना मसला ही कोई नहीं है, और बाकी ऐसे ही था। तो बहुत दुनिया यहाँ पे दौड़ दौड़ के आई, और फिर उसके बाद प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा,
अब आगे देखिए कि जी वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल शिफ्ट्स इन द गवर्नमेंट्स डिसीजन is the government's decision to reduce the intake of temporary residents from 6.5% of Canada's population to 5% by 2026। यानी इस वक्त 6.5% लोग जो हैं वो टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं कनाडा में, उसको ये रिड्यूस करना चाह रहे हैं 5% तक टोटल पॉपुलेशन का 2026 तक। दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू मेजर्स सच एज रिड्यूसिंग स्टडी परमिट्स। स्टडी परमिट्स ये होते हैं सबसे ज्यादा लोग आते ही यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे सेटल होते हैं लॉन्ग टर्म में। और स्पाउसल वर्क परमिट्स, अच्छा स्पाउसल वर्क परमिट्स के भी ऊपर इन्होंने एक सख्ती कर दी है। अच्छा, the government has introduced a cap on international student study permits, reducing them by 10% in 2025। 2025 में जो इस साल इन्होंने जितने इशू किए थे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पिछले साल का तो मुझे पता है तकरीबन कोई मिलियन के करीब किए थे, इस साल कम किए हैं और अगले साल सुनने में आ रहा है कि 10% मजीद उसको कम करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा स्टडी परमिट्स, और अब तो ख़ास तौर पे क्योंकि बहुत सारी दुनिया तो करेगी भी नहीं अप्लाई एज अ स्टूडेंट, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ों पे सख्ती कर दी है, रुकावटें काफ़ी रखती हैं। आप हर प्रोग्राम जो है उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अच्छा, द गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग इट्स फोकस। अच्छा, एक इसमें पीछे हम चीज़ भूल गए, न्यू लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स, ये चीज़ थी जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट अब नहीं डाल दी, पहले नहीं थी अब कर दी है ये। CLB 7 फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एंड CLB 5 फॉर कॉलेज ग्रेजुएट्स। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। CLB 7 जो होता है वो मेरा आइल्स का 6 होता है स्कोर, 6 बैंड अगर आइल्स में आ जाए आपका तो, और CLB 5 आई थिंक 4 या 4.5 होता है, इस तरह करके है, तो वो तो तकरीबन हर बंदे का आ जाता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। लेकिन हाँ, आपको एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा आइल्स का, जो इधर अगर किसी ने 2 साल पहले अपना दिया था आइल्स का एग्जाम और फिर उसके बाद उसने अप्लाई किया उसकी बेस पे अपना स्टडी परमिट, और वो फिर इधर आया, साल गुजारा, उसने गुजारा के सारा अपना पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली, तो अब क्योंकि ज़ाहिर 2 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि 2 साल की उसकी वैलिडिटी होती है, 2 साल से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको दोबारा आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अच्छा, अगर तो आप November 1 से पहले पहले अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई करें और आपको मिल जाएगा। अगर आप November 1 के बाद कर रहे हैं तो फिर आपको ये CLB 7 और CLB 5 ये शो कराना पड़ेगा। अगर आपका आइल्स जो है वो इतना पुराना नहीं है, 1.5 साल पुराना है आज से, यानी आपने इधर आने से कुछ अर्सा पहले ही अपना आइल्स का एग्जाम दिया था, तो फिर तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर 2 साल या 2 साल से ऊपर हो गया तो फिर आपको November 1 के बाद आइल्स का एग्जाम मैंडेटरी होगा। हमने वैसे क्लासेस शुरू की हैं यहाँ पे आइल्स की, अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो आइल्स की तो हमने बहुत सस्ती क्लासेस यहाँ पे शुरू की हैं, इसी वजह से कई स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, the government is shifting its focus towards high value graduates in research, technology and other specialized fields। uh, वो तो ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म इनके गोल्स हैं वो यही हैं कि स्पेशलाइज फील्ड्स के अंदर और जो हाई हाई वैल्यू ग्रेजुएट्स होते हैं उनको यहाँ पे रखना है इन्होंने। बाकी क्योंकि यहाँ पे इतने डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम शुरू हो गए हुए थे जिनका कोई फायदा नहीं था लोगों को, वो जाया कर रहे थे अपना, यानी जाया तो नहीं कर रहे थे, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाती थी, लेकिन जो उनकी फील्ड ऑफ स्टडी थी वो किसी काम की नहीं थी। तो अब उन्होंने वो चीज़ जो है वो रोकने की कोशिश की है। स्पाउसल वर्क परमिट जो है वो सिर्फ अब अगर कोई हाई डिमांड मास्टर्स डिग्री या डॉक्टोरल डिग्री के लिए अगर कोई कनाडा में आता है तो सिर्फ उसके स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा, ओपन वर्क परमिट, और वो उस पर काम कर सकता है। Actually, the primary objective of these changes is to balance immigration in a way that meets Canada's economic needs while addressing concerns about housing availability, labor market saturation and infrastructure stress। इसमें और भी बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जी इसका मकसद ये सारी चेंजेस का ये है कि बैलेंस करें ये इमिग्रेशन नीड्स को, और जो यहाँ पे हाउसिंग का की क्राइसिस चल रहा है, शॉर्टेज हुई हुई है बहुत ज़्यादा हाउसिंग की, और लेबर मार्केट जो है उसमें बहुत ज़्यादा, यानी इस वक्त सप्लाई बहुत ज़्यादा, लेबर की डिमांड इतनी नहीं है आगे से कंपनीज की, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो सोशल सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, हेल्थ केयर के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, जब इतनी ज़्यादा आवाम आ जाती है और इतना आपके पास अ, उनको यहाँ पे संभालने का, और इतना आपके पास यानी यहाँ पे यानी आवाम जब इतनी ज़्यादा आ जाती है तो आपके पास
वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उनको केटर करने का। आपके पास इतने डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास इतनी नर्सेज नहीं है, आपके पास इतने आप कह लें कि जो जिस तरह यहाँ पे सर्विस ओंटारियो है या सर्विस कनाडा के ऑफिसेज हैं वो इतने अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें बाहर लगी होती हैं स्टूडेंट्स की। अच्छा, खैर ये तो अब बाकी सारी चीजें। समरी, while Canada remains committed to its high permanent resident targets, it is taking a more measured and strategic approach to managing temporary immigration. ये तो वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, इन्होंने कोशिश तो की है अपनी तरफ से, अपनी आवाम को भी इन्होंने खुश करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इनके खिलाफ हो गए थे। इस गवर्नमेंट के खिलाफ, लिबरल गवर्नमेंट जो इस वक्त चल रही है जस्टिन ट्रूडो की, उसके बहुत ज्यादा खिलाफ है पूरी आवाम ये इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके। तो उन्होंने ऑब्वियसली वो देख के, क्योंकि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं तो लोगों को भी खुश करना था, तो उन्होंने ये काम किया। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं आगे। चेंजेस टू पीजीडब्ल्यूपी, ये जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है आईआरसीसी का, वर्क इन कनाडा आफ्टर यू ग्रेजुएट, चेंजेस टू पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस पेज पे आपको इन्होंने सारा एलिजिबिलिटी जो मैंने आपको भी बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ यू अप्लाई फॉर अ पीडब्ल्यूपी बिफोर नवंबर 1 यू ओनली नीड टू मीट द करंट एलिजिबिलिटी, जो अभी पहले जो चल रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आपने मीट करना है। और अगर आप उसके बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नया जो क्राइटेरिया होगा उसकी बेस पे। अच्छा, उसमें एक और भी चीज़ है कि अगर आप अपना स्टडी परमिट अब 1 नवंबर के बाद अप्लाई कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो इन्होंने उसमें एक नई चीज डाली है जो मैं आपको बता रहा था, फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट। तो जो लोग 1 नवंबर से पहले ना स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान या कहीं पे भी बैठे हुए हैं और वो कनाडा में कोई कोर्स शुरू करने लगे हैं, तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट आ गई है नई। जो तो पहले कर रहे हैं अप्लाई नवंबर 1 से अपना स्टडी परमिट, उनके लिए कोई इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जो नवंबर 1 के बाद अप्लाई करेंगे स्टडी परमिट, यानी आपने सारी तैयारी कर ली है, आपको यूनिवर्सिटी से सारा कुछ हो गया आपका कंप्लीट, आपने बात कर ली है, और लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो 1 नवंबर के बाद अप्लाई करने का है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा जी फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट। इसमें अब इन्होंने ये कर दिया है कि अगर आपकी फील्ड ऑफ स्टडी इन प्रोग्राम्स में है, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड में, हेल्थ केयर में, या स्टेम में, वही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, या ट्रेड्स में जो स्किल्ड ट्रेड्स हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट में, तो आप उसकी बेस पे अगर ये प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किए हुए हैं और ये पढ़ाई करेंगे आप, और 1 साल आप कम से कम पढ़ाई करेंगे, 8 महीने से ऊपर अगर आपने पढ़ाई की हो फुल टाइम, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। तो अगर आपने इन फील्ड्स में अप्लाई किया हुआ है अपना कोर्स और इसमें आ रहे हैं आप 1 नवंबर के बाद, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्टडी परमिट, तो फिर आपको इन्हीं में रहना है, अदरवाइज आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा दूसरी फील्ड्स में। अच्छा, उसके अलावा जो इसमें एक और चीज़ थी, हाँ, उससे पहले अगर आप कर रहे हैं नवंबर 1 से पहले, यानी कि अभी आज है 7 अक्टूबर, आपके पास 22, 23, 24 दिन है। इन 23, 24 दिनों के अंदर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये चीज़ आप पे लागू नहीं होती। यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ दिस फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट। फिर आप जिस भी फील्ड में आ रहे हैं आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपने अप्लाई बाद में करना है, तो फिर बेहतर है, अगर आपको पता है कि आपने 1 नवंबर के बाद अप्लाई करना है, तो आप या तो अपना कोर्स चेंज कर लें या फिर आप पहले अप्लाई करने की कोशिश करें। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि आप अपना कोर्स चेंज कर लें, इनमें से कोई चीज़ ले लेंगे तो आपको जॉब मिलने में भी आसानी होगी बाद में। अदरवाइज़ आपकी जो दूसरे कोर्सेज़ होते हैं उनमें यूजुअली जॉब्स का बाद में बड़ा मसला पड़ जाता है। तो ये फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट एक नई आ गई है, तो ये आपने बड़ा इस पर ध्यान देना है, इस पे गौर करना है। फील्ड ऑफ स्टडी में अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसमें आते हैं या नहीं आते? तो उसका भी एक तरीका है। ये देखें, ये सिप कोड्स का इन्होंने लिखा हुआ है ना, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, सिप होता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। तो आप
का जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, वो चेक करने के लिए इन्होंने एक वो उसकी क्लासिफिकेशन रखी हुई है। वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, ये आप लिखेंगे गूगल के ऊपर, सर्च कर लें। ये शुरू में सबसे पहला आता है स्टैटिस्टिक कनाडा। इसको आपने खोल लिया। इसमें ये सबसे पहले वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करें। HTML फॉर्मेट में आपने ये थर्ड ऑप्शन है सिप कनाडा 2021 वर्जन 1, इसको खोल लिया तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें ये सारी आ जाती हैं। अब आपकी फील्ड ऑफ स्टडी, फॉर एग्जांपल आपने जो आपका जो कोर्स है वो है टूरिज्म। अब सर्च करते हैं, ये टूरिज्म का आगे टूरिज्म प्रमोशन, टूरिज्म एंड ट्रैवल सर्विसेज। अब फॉर एग्जांपल आपने ये खोला, आपका ये कोर्स है मिसाल के तौर पे टूरिज्म प्रमोशन ऑपरेशंस। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका जो क्लासिफिकेशन नंबर है 52.1906, इसको आप जाकर यहाँ पे ये जो फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट थी इसमें नीचे फिल्टर आइटम में डालें। यहाँ पे आ रहा है कि ये कोई उसने कोई शो नहीं किया रिजल्ट। इसका मतलब है कि ये कोर्स नहीं चलेगा, इस पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर आप 1 नवंबर के बाद इस कोर्स में अप्लाई करते हैं और कनाडा आते हैं तो इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी फारिग है। वो जिंदगी तो फारिग नहीं है, लेकिन ये यानी कि आपका यहाँ आना फारिग है, यहाँ आने का फायदा कोई नहीं है, इतना पैसा लगाने का फायदा कोई नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी, थोड़ी सी अपडेट्स थी। मैंने कहा यार आप लोगों से बात करूं। अच्छा, इसमें फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह ये ट्रांसपोर्ट है ना, बहुत सारी दुनिया यहाँ पे आती है जो सिर्फ जो आते हैं ये ट्रक्स वगैरह चलाने के लिए या हेवी इक्विपमेंट के लिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का के ना यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेंटेनियल कॉलेज है, ये कराता है इस तरह के कोर्सेज। अब ये तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इस तरह की चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है। अब ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन 2 इयर्स का ये कोर्स है। ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्निक्स 1 ईयर, इन 2 सेमेस्टर्स का ये ओंटारियो कॉलेज सर्टिफिकेट है, एश्टन बी कैंपस। अच्छा, ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये आपको आप इनमें आ सकते हैं इन कोर्सेज में। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आसान कोर्सेज हैं, ये बहुत मुश्किल कोर्सेज नहीं है। इनमें आप अगर आते हैं तो ये करके आप उन चीज़ों में जा सकते हैं जिस तरह ये टेक्निकल साइड पे जा सकते हैं। ये एक मिसाल है, यानी मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप इसी में जाएं। आप किसी कोई भी डिफरेंट ट्रेड्स में जा सकते हैं। अगर आप वैसे ही साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स स्टेम फील्ड्स में है तो फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं है। हेल्थ केयर में है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीकल्चर में है या एग्री फूड्स में है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन सारी चीज़ों में अभी भी आ सकते हैं। लेकिन आप वो जिस तरह होते हैं ना इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस लॉ, ये वाली चीज़ें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब जो है वो अब बेकार हो गए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अब बेहतर ये है कि अगर तो आप बाद में अप्लाई कर रहे हैं 1 नवंबर 2024 के, तो फिर आप उसको चेंज कर लें। ये सारी डिटेल्स थी। इसमें हो सकता है मैंने कोई चीज़ें मिस स्किप कर दी हों, कुछ मिस कर गया हूँ मैं, तो मुझे बताइएगा। अगर मेरे से कोई इसमें चीज़ छूट गई है या मुझे कोई गलती लगी हो, अगर किसी को ऐसा नॉलेज है जो कि मुझे नहीं पता, तो ज़रूर आप बताइएगा। मैंने छोटी सी कोशिश की थी कि चलें आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि ये क्या चेंजेस आई हैं रिसेंटली, और मकसद क्या है, वजह क्या है, पहले कैसे चल रहा था और अब क्या होगा आगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा। मैं और वीडियोस इस तरह की बनाता रहूँगा, आप लोगों को और ज़्यादा बताता रहूँगा मुख्तलिफ चीज़ें। अगर किसी ने कोई पता करना है कि किस तरह की फील्ड में अब आना चाहिए, तो वो भी मैं कोशिश करके आपको मैं कुछ फील्ड्स भी बताऊंगा कि ये फील्ड्स हैं जिनमें आप आएँ। वैसे तो ये बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन आप फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप ये ज़रूर मुझे बताइएगा, और मैं आपको कोशिश करके जितनी हो सकेगा वो मैं आपको निकाल के दूंगा। ठीक है जी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई हो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह की लगी, क्या चीज़ ठीक लगी, क्या चीज़ नहीं ठीक थी, किस चीज़ को मैं बेहतर कर सकता हूँ बीच में फ्यूचर के लिए।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। कोशिश करूंगा कि आइंदा से वीडियो थोड़ा छोटी रखूं, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। Everybody knows that you really do. Everybody knows